डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 3, जो कि हमारे साथ एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जिसमें आज हम सेक्शन सी को डिस्कस करने जा रहे थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स को। इससे पहले हमारे साथ जो सेक्शन बी था उसमें हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को डिस्कस किए हुए थे। आज हम थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने थायराइड ग्लैंड के हवाले से कुछ बातें की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे साथ एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो कि 2 लोब्स पर मुश्तमिल होता है। और ये 2 लोब जो है एक दूसरे के साथ एक टिश्यू के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम इस्थमस कहते हैं। उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। इसी तरह से थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड का जो सबसे मेन फंक्शन है वो ये है कि ये हमारी जो ग्रोथ है इसको नॉर्मल ग्रोथ को जो है फैसिलिटेट करती है। इसके साथ साथ जो बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसको मेंटेन रखने में इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पिछले क्लास में मैंने आपको बताई थी। फिर इसी तरह से थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है, जो कि 3 तरह के हमारे साथ डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ जो हार्मोन्स आते हैं उसको हम थायरोक्सिन कहते हैं, या T4 या टेट्राआइडोथायरोनिन कहते हैं। इसी तरह से T3 या ट्राईआइडोथायरोनिन, और लास्ट में हमारे साथ कैल्सिटोनिन आता है। तो ये 3 हार्मोन जो है ख़ास तौर पर कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पिछले क्लास में हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इसी तरह से थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस कैसी होती है, किस तरह से ये प्रोड्यूस होते हैं, ये किस तरह से काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पिछले क्लास में हमने काफ़ी डिटेल के साथ जो है इस पर डिस्कशन की थी। और हमारे साथ जो लास्ट टॉपिक था पिछले क्लास में वो था फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के फंक्शंस क्या है? तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेटाबॉलिक फंक्शन है इसके, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करती है। सो ओवरऑल इसकी हमारे बॉडी पर इफेक्ट ये होते हैं कि ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। इसी तरह से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करती है, फैट की मेटाबॉलिज्म करती है। इसी तरह से हमारे साथ जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है इसको इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके साथ साथ एरिथ्रोपोइटिन एक्टिविटीज़ को ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। इसके साथ साथ ग्रोथ पर इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं ये भी हमने डिस्कस किए हुए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ है उसको इन्हांस करती है, इम्प्रूव करती है, जिससे हमारी ग्रोथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, सही है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर जो थायराइड हार्मोन्स है इसके असरात ऐसे होते हैं कि ये क्या करती है? इंक्रीज एपेटाइट एंड फूड इनटेक। जाहिर बात है जब आपको भूख लगेगी तो फिर आप खाना खाएंगे। सो ये जो है भूख को पैदा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से फिर हम फूड इनटेक करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए। इसी तरह से डाइजेस्टिव जूसेस की जो सिक्रीशन है इसको क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो हमारे साथ डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो फिर नॉर्मल मकदार में उसकी सिक्रीशन होती है, और जो फूड हमने कंज्यूम कर लिया होता है उसकी फिर इन्हीं डाइजेस्टिव जूसेस के ज़रिए क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होती है। इसके साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी को ये इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से डायरिया ऑफन रिजल्ट इन हाइपरथायरॉयडिज्म। वो पेशेंट जिनमें थायराइड हार्मोन जो है ज़रूरत से ज़्यादा उसकी सिक्रीशन होती है, तो उनमें आपको ऐसे पेशेंट में ज़्यादातर आपको डायरिया जो है कॉमनली नज़र आएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन ये है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, तो जिसकी वजह से फिर प्रॉपर तरीके से फूड की डाइजेशन नहीं होती, मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट क्या हो जाता है? डायरिया का शिकार हो जाता है। इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर थायराइड हार्मोन्स के जो असरात होते हैं वो ये होते हैं कि ये क्या करती है? टिश्यू सेंसिटिविटी टू कैचिकोल एमीन, जो कैचिकोल एमीन्स है, ठीक है, इसके लिए जो टिश्यूज की सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाती है, और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट के क्या करती है? इंक्रीज करती है। इसी तरह से नर्वस सिस्टम पर
जो है थायराइड हार्मोन्स के इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि ये एक्साइटेबल इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, मतलब जो हमारे साथ एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं उसको सिक्रीट करते हुए एक्साइटेटरी इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा जब एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स की सिक्रीशन होती है तो ज़ाहिर बात है हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और ओवर एक्साइटेड होने की वजह से हमें फिर स्लीप नहीं आती, तो हम फिर इंसोमिया का शिकार भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ हैज़ रोल ऑन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इन फीटल एंड फर्स्ट वीक ऑफ पोस्ट नेटल लाइफ। ठीक है, जो फीटस होते हैं उनमें ब्रेन के डेवलपमेंट में इन थायराइड हार्मोन्स का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो एक हफ्ते पहले पैदा हो चुका जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ में जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसी तरह से मसल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो मसल्स पर थायराइड हार्मोन्स के इफ़ेक्ट ये होते हैं कि प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म की वजह से, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि ये थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स की कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती है, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करती है, जिसकी वजह से हमारे मसल जो है ये क्या हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। एब नॉर्मल कंडीशन में ये मसल जो है फिर हमारे क्या होंगे, वीक होंगे जब प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होंगी। अच्छा जी, फिर यहाँ पर मज़ीद आगे कहते हैं कि हमारे साथ जो नॉर्मली होते हैं, ठीक है, तो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म दरमियाना लेवल पर जब मेटाबॉलिज्म होती है तो नॉर्मली लिपिड जो है इनडायरेक्टली एनहांस लिपोलाइसिस, लिपिड की क्या होती है, ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है। ठीक है, लिपोलाइसिस किसे कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, द प्रोसेस इन विच लिपिड इज ब्रोकन डाउन इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ हाइपो, हमारे साथ जो हाइपर थायरोडिज्म होता है, तो हाइपर थायरोडिज्म में क्या होता है, हाइपो कोलेस्ट्रोलीमिया काज होती है, मतलब ब्लड में जो कोलेस्ट्रोल मिकदार होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हाइपर पैराथायरोडिज्म सॉरी हाइपर थायरोडिज्म में आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब हाइपर थायरोडिज्म होती है मतलब थायराइड हार्मोन्स की ओवर सिक्रीशन होती है तो इसको हम हाइपर थायरोडिज्म कहते हैं। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स की वजह से हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की जो मकदार होती है वो क्या हो जाती है, हाइपो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से हाइपोथायरोडिज्म या डिफिशिएंसी स्टेट में जब थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन ज़रूरत से कम हो रही होती है, इनसफिशिएंट सिक्रीशन हो रही होती है, तो इस कंडीशन में फिर हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रोल लेवल होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जो है हमारे बॉडी में ये स्टेट काज हो जाती है, पैदा हो जाती है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट की दरमियाना तौर पर नॉर्मली जब मेटाबॉलिज्म होती है तो इसके साथ क्या होता है, टिश्यू यूटिलाइज शुगर इंक्रीज, टिश्यूज़ क्या करते हैं, शुगर को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज। ग्लाइकोजिनोलाइसिस से मुराद ये है कि वो प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है और ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और ग्लूकोनियोजेनेसिस से मुराद ये है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, इससे जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाते हैं, तो इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से फास्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से भी बहुत तेज़ी के साथ ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है वो शुरू हो जाती है। सही है, इसके साथ साथ अगर हाइपर थायरोडिज्म हो, ठीक है, तो हाइपर थायरोडिज्म में हाइपर ग्लाइसीमिया काज हो जाती है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल मज़ीद इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो डायबिटिक पेशेंट की तरह ही हो जाती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो शुरू हो जाती है, जिसमें इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो नाकाफ़ी हो जाती है और वो मौजूद ब्लड में जो ग्लूकोज होते हैं उसके ब्रेकडाउन नहीं कर पाती। ठीक है, इसी तरह से
नॉर्मली प्रोटीन की क्या होती है, ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ये क्या करती है, इंक्रीज़ करती है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। तो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड टिश्यू वेस्टिंग, तो इस वजह से नाइट्रोजन बैलेंस जो है ये नेगेटिव चला जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। और जाहिर बात है अभी आप लोगों ने पढ़ा कि प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म की वजह से हमारे मसल क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ठीक है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म में जब प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होती है तो इसकी वजह से वेट लॉस हो जाता है। क्लियर है? अच्छा जी। इसी तरह से कैलोरी जीनेसिस से मुराद ये है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, या कैलोरीज एनर्जी की प्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज, ठीक है। सो नॉर्मली इंक्रीज जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है ये इंक्रीज हो जाता है। सो मेटाबॉलिक रेट इन ब्रेन हो गए, गोनेट्स हो गए, यूट्रस हो गए, स्प्लीन हो गए, लिम्फ नोड, ये नॉट सफिशेंटली अफेक्टेड, ये चीज़ें जो है इसमें इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं होते, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में इन दोनों कंडीशन में जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट पर। इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी अभी आप पढ़ चुके हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो हाइपर डायनेमिक स्टेट होता है सर्कुलेशन का, ठीक है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है चेंजेस आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फेरिफेरल डिमांड्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डियक एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पल्स रेट इंक्रीज हो जाते हैं, हार्ट बीट शुरू हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इसको जो है हाइपरथायरॉयडिज्म में देखें तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलाइजेशन या एट्रियल फिब्रिलेशन जो है ये काज हो जाती है, हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, जिसे हम इरिथमिया कहते हैं, इरेगुलर हार्ट रिदम जो है ये प्रोड्यूस हो जाती है। इसके साथ साथ कंजेस्टेड हार्ट फेलियर काज हो सकती है, और एंजाइना जो है ये काज हो सकता है। जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म या डिफिशियंसी स्टेट में जब थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है वो नॉर्मल से कम हो रही होती है, तो इस कंडीशन में मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मायोकार्डियल किसे कहते हैं? मायोकार्डियल से मुराद ये है कि हार्ट के जो मसल होते हैं उसकी ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह से नर्वस सिस्टम पर इसके इफ़ेक्ट ये होते हैं कि ये क्या करती है, फंक्शनल इफ़ेक्ट्स को जो फंक्शनल इफ़ेक्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के उसको इफ़ेक्ट करती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में ये एंशियसनेस, नर्वसनेस, एक्साइटेबल, ट्रिमर्स और हाइपर रिफ्लेक्सिया ये काज करती है, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में ये मेंटल रिटार्डेशन काज करती है, जिसे हम क्रिटिनिज्म कहते हैं, ठीक है, स्लजनेस काज कर सकती है, बिहेवियर सेप्टम में मैक्सिडिमा जो है ये काज कर सकती है। स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है जब थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रही होती है तो स्केलेटल मसल में मसल टोन इंक्रीज हो जाती है, ट्रिमर्स होना शुरू हो जाते हैं, और जो मसल्स होते हैं, ठीक है, वो वीक हो जाते हैं। क्यों? मायोपैथी की वजह से, मसल इन्फेक्शंस की वजह से। इसके साथ साथ हाइपोथायरॉयडिज्म में फ्लेसिड एंड वीक मसल जो है ये क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम पर थायराइड हार्मोन्स के इफेक्ट ये होते हैं कि ये प्रोपल्सिव एक्टिविटी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मोटिलिटी कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की मोटिलिटी को ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म स्टेट में पेशेंट में ये डायरिया काज कर सकती है, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में ये क्या कर सकती है, कंस्टिपेशन काज कर सकती है। तो ये सिंपल पॉइंट है, इसको अगर आप खुद भी एक दो दफ़ा देख ले तो इंशाल्लाह आपके लिए ये इंतहाई आसान हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है?
अच्छा जी, इसके बाद अगर हम हीमाटोपोइसिस की बात करें, ठीक है, तो ये एरिथ्रोपोइसिस को क्या करती है, नॉर्मल स्टेट में एरिथ्रोपोइसिस एक्टिविटीज़ को ये स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज हो जाती है। अगर थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन ज़रूरत से कम हो, इनसफिशिएंट सिक्रीशन हो रही हो, तो फिर हमारे बॉडी में एनीमिया काज हो सकती है, ब्लड वॉल्यूम में डिक्रीज आ सकती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली थायराइड हार्मोन्स नर्वस सिस्टम की मेचुरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नर्वस सिस्टम को मेच्योर करने में। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म स्टेट में ये क्या करती है, मसल वीक करती है और इसके साथ साथ वेट लॉस करती है। अगर सिक्रीशन जो है वो कम हो रही है थायराइड हार्मोन की, तो इसकी वजह से कंजेनिटल डिफिशियंसीज काज हो सकती है, जिसकी वजह से क्रिटिनिज्म काज हो सकता है, डेवलपमेंट जो है वो डिले हो सकती है, इसी तरह से ब्रेन रिटार्डेशन काज हो सकती है, नर्वस डिफिसिट काज हो सकती है। एडल्ट में जो है ये क्या करती है, इंटेलिजेंस जो है उसको बुरी तरह से मुतासर करती है और जो मूवमेंट है उसको स्लो डाउन करती है। तो ये कुछ इफेक्ट्स है थायराइड हार्मोन्स के, जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर ये क्या करती है, काज करती है। नॉर्मल कंडीशन में इसके अपने नॉर्मल फंक्शन होते हैं, हाइपर कंडीशन में इसके अपने फंक्शन होते हैं और हाइपो कंडीशन में इसके अपने फंक्शन होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग इसको अगर खुद देखेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें इंतहाई आसान हो जाएंगी। अब आ जाते हैं डिजीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड की तरफ। थायराइड ग्लैंड की वजह से जो डिजीज़ काज होते हैं, डिजीज़ डेवलप होते हैं, तो वो भी दो कंडीशन में डिजीज़ जो है काज होते हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन हमारी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, मतलब हाइपर थायरॉयडिज्म स्टेट हो, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही हो, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, इसकी वजह से भी डिजीज जो है खास होंगी, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म को जो है हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं, ठीक है, या ग्रेव डिजीज भी कहते हैं। सो ग्रेव डिजीज ये हमारे साथ वो डिजीज होता है जो कि खास तौर पर जब थायराइड हार्मोन्स हमारे बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो रही हो, सिक्रीट हो रही हो, प्रोड्यूस हो रही हो, तो इस वजह से ग्रेव डिजीज जो है ये काज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, अगर हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी में मौजूद थायराइड ग्लैंड वो हमारी बॉडी की ज़रूरियात के मुताबिक थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना छोड़ दे और थायराइड हार्मोन्स को ज़रूरत के मुताबिक प्रोड्यूस ना करे और कम मिकदार में प्रोड्यूस करे, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारे डिजीज़ जो है पेशेंट उस बंदे को काज हो सकती है। तो इसमें जो हमारे साथ कंडीशन आते हैं एबनॉर्मल, तो एक अगर बच्चों में हम देखें थायराइड हार्मोन सिक्रीशन अगर कम हो रही हो तो बच्चों में जो है क्रिटिनिज्म काज होगी। अगर एडल्ट में थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है कम हो रही हो तो फिर एडल्ट में क्या होगा, मैक्सिडिमा काज होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो एबनॉर्मल कंडीशन है जब थायराइड ग्लैंड अपनी जो थायराइड हार्मोन है उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस करे या ज़रूरत से कम प्रोड्यूस करे, तो ये डिजीज़ जो है फिर उन लोगों में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ड्रग्स फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम बात करेंगे कि वो पेशेंट जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है, जिनमें थायराइड ग्लैंड वो कम मिकदार में थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही होती है, तो इस मिकदार को नॉर्मलाइज करने के लिए हमें जो ड्रग्स दरकार होते हैं, तो वो कौन से ड्रग्स होते हैं, इस पर अब हम बात करेंगे। सो हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म इज यूजुअली ट्रीटेड बाय oral administration of levothyroxine 75 to 200 माइक्रोग्राम डेली। मतलब डेली के बेस पर हम क्या करते हैं, पेशेंट को लिवोथायरोक्सिन, मतलब हमारे साथ जो T4 थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो 72 से लेकर 200 माइक्रोग्राम डेली बेस पर हम पेशेंट को देंगे, तो तभी जो हमारे थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होंगे और ज़रूरत के मुताबिक थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस
कर सकेंगे। इसके अलावा जो दूसरे ड्रग होते हैं जो कि हमारे साथ लियोथायरोनिन हो गए, ठीक है, लियोथायरोनिन में हमारे साथ T3 एंड लियोट्राइक्स, ठीक है, लियोट्रिक्स में हमारे साथ T3 के साथ T4 जो है ये हम क्या करते हैं अपने पेशेंट को देते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो लिवोथायरोक्सिन है जिसको हम T4 भी कहते हैं, इस प्रेफर ओवर T3, मतलब इसको जो है T3 पर ज़्यादा अहमियत दी जाती है जिसको हम लिवोथायरोनिन कहते हैं, लियोथायरोनिन कहते हैं, ठीक है। सो T3 एंड T4 कम्बिनेशन प्रोडक्ट, जब T3 और T4 को हम क्या करते हैं कंबाइन करते हैं तो इससे हमारे साथ क्या चीज़ बनती है, इससे हमारे साथ लियोट्रिक्स बन जाता है। तो ये लियोट्रिक्स जो है ये हम क्या करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए कॉमनली प्रेस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें इन ड्रग्स की तो ओरली इजीली एब्जॉर्ब, द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ T4 इज 80% एंड T3 इज 95%। अब MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ जो फार्माकोकाइनेटिक है, ठीक है, जो T3 और T4 की फार्माकोकाइनेटिक है, तो ओरली ये T3 और T4 जो है ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होती है। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, T4 की बायो अवेलेबिलिटी 80% है जबकि T3 की बायो अवेलेबिलिटी 95% है। तो बेसिकली फिर हम क्या करते हैं, T4 is better tolerated than T3 preparation and has a longer half-life. Levothyroxine is dosed once daily and steady state is achieved in 6 to 8 weeks, ठीक है। तो इस वजह से हम T4 जो है ये अपने पेशेंट को देते हैं, बावजूद इसके कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, 80% होती है T3 के बनस्बत, लेकिन ये अच्छी तरीके से टॉलरेटेबल होते हैं, ठीक है, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो भी क्या होती है, लॉन्ग होती है 3 से। सो इसलिए लिवोथायरोक्सिन जो है ये हम डेली बेस पर एक डोज जो है हम अपने पेशेंट को देते हैं और इसी तरह से 6 से लेकर 8 हफ्तों तक हम मुसलसल अपने पेशेंट को देते हैं, जिससे उनकी जो हाइपोथायराइडिज्म स्टेट होती है वो क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, और फिर नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हाइपोथायराइडिज्म के लिए हम क्या करते हैं, ड्रग्स को यूज़ करते हैं और ड्रग्स के ज़रिए इसको नॉर्मलाइज करते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स की अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमारे साथ क्या होता है, आयोडीन प्लस जो क्या होता है थायमीन होता है, या आयोडीन के साथ कौन सी चीज़ कंबाइन होती है, आयोडीन के साथ हमने क्या पढ़ा था कि कौन सी चीज़ कंबाइन होती है, हेलो आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? जी सर सुन रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन आपकी पहले आवाज नहीं आ रही थी, अभी मुझे तो क्लियर होना शुरू हुई है सर। अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा जी, सही है। सो T3 एंड T4 जो है ये कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। सो इस T3 और T4 जब बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं और सेंसिटाइजेशन ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर टू कैटेकोज एमीन्स, जिसकी वजह से टेकिकार्डिया हो सकती है। ये हाइपर कंडीशन के बारे में यहाँ पर इस राइट साइड में जो है आपको हाइपर कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सो टेकिकार्डिया जो है ये काज हो सकती है जिसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, एरिथमिया हार्ट रिदम जो है ये इरेगुलर हो जाना और ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, ठीक है। इसी तरह से T3 क्या करते हैं, जब ये न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है तो ये नए प्रोटीन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, फिर ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, फिर सिंथेसिस ऑफ नए प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ग्रोथ पर जो है ये क्या इफेक्ट करता है, ग्रोथ फॉर्मेशन एंड बोन को ये मेच्योर करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेच्योरेशन काज करती है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ये इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम पोटाशियम एटीपीज जो है ये इंक्रीज हो जाते हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है,
हीट प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाती है और बेसल मेटाबॉलिक रेट ये इंक्रीज हो जाता है। मेटाबॉलिज्म ओवरऑल इंक्रीज होती है जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जबकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर ये क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है नए प्रोटीन्स के प्रोडक्शन की वजह से। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स है जो कि थायराइड हार्मोन्स की वजह से बॉडी में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं जब एबनॉर्मली थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन हो रही हो। एडवर्स रिएक्शन इसके क्या होते हैं, अगर हम हाइपोथायराइडिज्म के लिए जो ड्रग्स दे रहे होते हैं पेशेंट को, ठीक है, अगर वो हम मज़ीद ज़्यादा मकदार में दे तो ये हाइपो जो है ये हाइपर में कन्वर्ट हो जाती है और ये फिर हाइपर थायराइडिज्म स्टेट जो है इख्तियार कर लेती है, जिसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं, ठीक है। सो सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म की अलामात जो है वो फिर अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम थायराइड हार्मोन अपने पेशेंट को दें तो हाइपोथायराइडिज्म में जो जिस डोज में हम पेशेंट को ड्रग दे रहे होते हैं तो उसको बाकायदा तौर पर हम मॉनिटर करते रहे, ताकि पेशेंट की जो रिस्पॉन्सेस है, ठीक है, मेडिसिन को ड्रग्स को, तो वो हमें पता चलता रहे। इसी तरह से दूसरी जो हमारे साथ स्टेट आती है एबनॉर्मल स्टेट, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की, वो क्या है, हाइपरथायराइडिज्म है। हाइपरथायराइडिज्म ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी में मौजूद जो थायराइड ग्लैंड होता है तो ये हमारे बॉडी की ज़रूरियात से ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। So intolerance to heat, as the body produces lot of heat due to increased basal metabolic rate caused by excess of thyroxine. Thyroxine T4 हार्मोन्स की इजाफा कंसनट्रेशन होने की वजह से, ज़्यादा तादाद होने की वजह से मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हीट की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और हमारी बॉडी हीट को इंटॉलरेट जो है वो हो जाती है, ठीक है। सो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट को स्वेटिंग आना जो है शुरू हो जाती है, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा स्वेट करना शुरू कर जाता है। इसके अलावा बॉडी वेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है फैट के मोबिलाइजेशन की वजह से। फैट जो है वो क्या हो रहा होता है, वो मुसलसल जो है जल रहा होता है, ठीक है, वेस्ट हो रहा होता है ओवर हीट की वजह से, ठीक है। इसके साथ साथ डायरिया जो है वो हो जाती है पेशेंट को, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट मोटिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, मसल वीकनेस कास हो जाती है एक बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म की वजह से। इसके साथ साथ पेशेंट नर्वसनेस का शिकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाते हैं, उनको फिर नींद नहीं आती जिसको हम इंसोमिया कहते हैं। इसके साथ साथ उनके हाथ जो है आहिस्ता आहिस्ता हिलना शुरू हो जाते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, शेकिंग करना शुरू हो जाता है। पॉलीसाइथेमिया काज हो जाती है, ठीक है, ब्लड में जो है अच्छा जी, जो ब्लड वॉल्यूम है वो नॉर्मल से ज़्यादा क्या हो जाती है, पॉलीसाइथेमिया। अच्छा जी, पोली बहुत सारे साइथीमिया मतलब ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से टेकिकार्डिया जो हार्ट रेट होता है वो क्या हो जाती है, वो 100 से ज़्यादा हो जाती है, 100 से अबव हो जाती है। हमारे साथ जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो 60 to 100 है, 60 100 के दरमियान में होता है। अगर 100 से ऊपर आ जाए तो इसको हम टेकिकार्डिया कहेंगे, अगर 60 से नीचे आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेडी कार्डिया कहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि मैं लेक्चर्स के दौरान आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, तो काइंडली इसको सुना करें, इसको समझने की कोशिश किया करें ताकि एग्जाम में फिर आप इसको आसानी से क्लियर कर सके। सो रेफरेंस वैल्यू ऑफ थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए हमारे साथ जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, तो 0.3 से लेकर 4.7 मिली यूनिट पर लीटर है, ठीक है, जो नॉर्मल वैल्यू है। इसी तरह से ट्राई आइडोथायरोनिन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0.92 से लेकर 2.78 नैनोमोल पर लीटर है। इसी तरह से जो T3 है, ठीक है, इसी तरह से इसकी जो वैल्यू है वो है 0.22 से लेकर 6.78
पिकोमोल पर लीटर है। T4 की जो हमारे साथ नॉर्मल वैल्यू है वो 58 to 140 नैनोमोल पर लीटर है, और फंक्शन T4 की हमारे साथ जो वैल्यू है वो 10.3 to 35 पिकोमोल है, ठीक है, पर लीटर। तो ये आपको ये वैल्यूज भी याद होने चाहिए, एग्जाम में जो है ये आपसे पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ रही होगी। काइंडली ये जो कर रहा है ना जो स्टूडेंट है, तो काइंडली ये ना करे, स्टूडेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो जाती है इसकी वजह से। एंटी थायराइड ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं। सो एंटी थायराइड ड्रग्स में आपके पास थायोमाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। थायोमाइड्स के हमारे साथ दो मेंबर्स हैं, जिसमें एक आपके पास प्रोपाइल थायो यूरेसिल है, और दूसरा हमारे साथ मीथामजोल या कार्बापेनेम्स, मीथामजोल या कार्बिमजोल, ये हमारे साथ क्या है, थायोमाइड्स में हमारे साथ दो मेंबर्स है एंटी थायराइड ड्रग्स के। फिर बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर में आपके पास प्रोपानोज आ जाते हैं। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसको हम हाइपरथायराइड सिम्टम्स के मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जब हाइपोथायरॉयडिज्म होती है ना, तो उसकी वजह से जो अलामात ज़ाहिर होते हैं या पैदा होते हैं, ठीक है, पेशेंट में, तो उसको मैनेज करने के लिए हम प्रोप्रानोलोल जो है ये हम अपने पेशेंट को देते हैं। इसी तरह से इनहिबिटर ऑफ हार्मोन रिलीज, मतलब वो ड्रग जो कि थायराइड हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है, ठीक है, उसको रोकती है। तो इसमें आपके पास आयोडाइड ऑफ सोडियम आ जाते हैं, पोटाशियम ऑर्गेनिक आयोडाइड्स आ जाते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडाइड में हमारे साथ 131 आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो कि हमारे साथ 131 है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसके ज़रिए हम जो थायराइड ग्लैंड के एबनॉर्मल फंक्शन होते हैं उसको नॉर्मलाइज करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सो थायोमाइड्स की अगर हम बात करें तो थायोमाइड में आपके पास सबसे पहले अगर हम देखें तो मीथामजोल है, जिसको हम कार्बिमजोल के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, ठीक है, जिसको हम PTU के नाम से भी इसको याद करते हैं। These two are the major drug used in the treatment of thyrotoxicosis। मतलब ये है कि ये दो ड्रग्स, ये वाहिद दो ड्रग्स हैं हमारे साथ जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या करते हैं, उसके इलाज के लिए यूज़ करते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। हाइपरथायरॉयडिज्म को हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से ग्रेव डिजीज़ भी काज होती है। तो उसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ड्रग्स को ख़ास तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्बामाजोल कन्वर्टेड इनटू मेटामाजोल इन वीवो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें थायोमाइड्स की, तो दीज ड्रग्स इनहिबिट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग थायराइड peroxidase which is required in intrathyroidal oxidation of iodide। अच्छा जी, ये इस तरह से काम करती है कि ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये ड्रग्स थायराइड हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करती है, उसको स्टॉप करती है। किस तरह से, जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है उस एंजाइम को स्टॉप करके। ये एंजाइम हमें किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, ये एंजाइम हमें सेल के अंदर जो थायराइडल ऑक्सीडेशन हो रही होती है आयोडीन की, आयोडीन के साथ जो दूसरे एंजाइम कंबाइन हो रहे होते हैं और दूसरे सेल्स कंबाइन हो रहे होते हैं, ठीक है, जिससे हमारे साथ थायराइड हार्मोन्स फिर बन जाते हैं। तो ये एंजाइम जब हम रोक देते हैं तो ये फिर उस रिएक्शन को पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से फिर हार्मोन्स की प्रोडक्शन नहीं होती। तो इनहिबिशन ऑफ आयोडीनाइजेशन ऑफ थायरोसिन, ठीक है, ये आयोडीन जो है थायरोसिन के साथ फिर कंबाइन नहीं हो पाते, ऐड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन फिर नहीं हो पाती। तो इस तरीके से ये ड्रग जो है थायराइड हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है इसको इनहिबिट करती है। अभी हमारी क्लास ख़त्म होंगी, इंशाल्लाह क्लास के बाद दोबारा हम 10 मिनट बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम थायोमाइड्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो थायोमाइड में मैंने आपको मेटामाजोल के हवाले से बताया और प्रोपाइल थायोयूरेसिल के हवाले से बताया कि ये क्या करते हैं। ये हमारे साथ वो एंटी थायराइड ड्रग्स है जो कि क्या करते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस की ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है उसको
इनहिबिट करती है, स्टॉप करती है। किस तरह से? थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम को रोकती हुए। थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम का काम ये होता है कि ये आयोडीन और जो थायरोसिन होते हैं इसकी रिएक्शन के दौरान जो है क्या करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं होंगे तो फिर आयोडीन और थायरोसिन जो है कंबाइन नहीं हो पाएंगे। जब ये दोनों कंबाइन नहीं हो पाएंगे तो इससे हमारे साथ थायराइड हार्मोन्स नहीं बनेंगे, और जब थायराइड हार्मोन नहीं बनेंगे तो हमारे बॉडी में मौजूद, हमारे ब्लड में मौजूद जो ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन हुई होती है वो दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, इनहिबिटिंग कपलिंग ऑफ मोनोआइडोथायरोनिन एंड डाईआइडोथायरोनिन टू फॉर्म थायराइड हार्मोन्स। ये जो थायमाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे साथ जो मोनोआइडोथायरोनिन और डाईआइडोथायरोनिन होती है इसको एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होने देते। जब एक दूसरे से इसके साथ कंबाइन नहीं होते तो इससे हमारे साथ T3 और T4 हार्मोन्स नहीं बनते। ठीक है, जब T3 और T4 हार्मोन नहीं बनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड में मौजूद जो थायराइड हार्मोन्स की कंसंट्रेशन है वो दोबारा से आहिस्ता नीचे नीचे आहिस्ता आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो है ये क्या करते हैं, इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 बाय इनहिबिटिंग डाईआइडोडाई, ये हमारे साथ DID1 एंजाइम होता है। ठीक है, इन एंजाइम का काम ये होता है कि ये T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। तो जब ये एंजाइम स्टॉप हो जाएगा तो इसकी वजह से T4 जो है ये T3 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से जो थायराइड हार्मोन्स होंगे उसकी जो सिक्रीशन है उसके लिए सिग्नल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे और इस तरह से थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन नहीं होंगी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायमाइड्स की ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी बातें आपको यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए समझाई गई है, तो इसको आप लोग खुद से जो है इस पर थोड़ा सोच विचार करके देखिए, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ थायोमाइड्स। थायोमाइड्स की अगर हम थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि इसको हम टॉक्सिकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में हम इन ड्रग्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दीज ड्रग्स कंट्रोल थायरोटॉक्सिकोसिस इन बोथ ग्रेव डिजीज एंड टॉक्सिक नोड्यूलर गाइटर। ठीक है, टॉक्सिक नोड्यूलर गाइटर और ग्रेव डिजीज दोनों जो है ये थायरोटॉक्सिकोसिस हाइपरथायराइड सिक्रीशन की वजह से काज होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इस ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं। क्लिनिकली इम्प्रूवमेंट स्टार्ट आफ्टर 1 to 2 वीक्स। जब इसको हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करना शुरू कर देते हैं तो इसके असरात जो है हमें 1 से लेकर 2 हफ्तों के अंदर अंदर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो है ये 50 से लेकर 150 मिलीग्राम ट्राइस अ डे जो है पेशेंट को देते हैं। इसी तरह से 25 से 50 मिलीग्राम 22 अ डे मतलब दिन में 2 दफ़ा देते हैं या 2 या 3 दफ़ा जो है हम इसको देते हैं। कार्बामिजोल जो हमारे साथ है तो ये हम 5 से 15 मिलीग्राम जो है स्टार्ट में जो है, शुरुआत में जब हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हम पर डे के लिहाज से 3 टाइम्स अपने पेशेंट को देते हैं और इसकी जो डोज है वो कम से कम 2.5 से लेकर 10 मिलीग्राम जो है डेली हम इसको मेंटेन रखते हैं, जो कि हम 1 to 2 डिवाइडेड डोज मतलब या तो एक डोज में इसको हम देते हैं या 2 डोजेज में हम क्या करते हैं, ये अमाउंट जो है ये पूरा करते हैं। सही है। एडवर्स इफेक्ट थायमाइड्स की अगर हम एडवर्स इफेक्ट को देखें तो ये स्किन रेशेस काज कर सकता है। मैक्यूलो पेपुलर प्यूरेटिक रेश मोस्ट कॉमन जो कि कॉमनली इसकी वजह से काज होते हैं। फीवर काज कर सकता है। हेपेटिक एबनॉर्मेलिटीज काज कर सकता है जिसमें हेपेटाइटिस लिवर का इन्फ्लेम हो जाना, कोलिस्टेटिक जॉन्डिस का हो जाना बच्चों में ये खास कर सकता है। इसी तरह से नोजिया गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस काज कर सकती है। इसके अलावा सेंस ऑफ टेस्ट, हमारे जो चीज़ों को टेस्ट करने की सलाहियत है इसको जो है क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से फिर हम चीज़ों को सही तरीके से टेस्ट नहीं कर पाते। इसी तरह से स्मेल में
अकर विद मेटामाजोल, मेटामाजोल की यूज़ करने की वजह से जो हमारे सूंघने की सलाह। अच्छा जी, एन अल्टर सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल, द मोस्ट डेंजरस जो कि हमारे साथ जो मोस्ट डेंजरस है वो एग्रेनुलोसाइटोसिस ये काज करती है, जिसमें हमारे साथ जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स होते हैं इसकी जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाती है 500 सेल पर मिलीमीटर एरिया में। ये क्या हो जाती है, 500 सेल से कम सेल जो है वो हो जाते हैं। तो एग्रेनुलोसाइटोसिस ये क्या करती है, काज करती है। क्लियर है? जी सर। सर इसकी डोज का ड्यूरेशन क्या है? ये तो 1 से 2 वीक्स में इसका जो है इफेक्ट आना शुरू होगा, तो ये मैक्सिमम ये कब तक इम्प्रूवमेंट आ ये जाएगी? 2 से लेकर 6 हफ्तों तक हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब 2 से लेकर 6 वीक तक इसका टाइम पीरियड होता है मेडिकेशन का। सही है? ठीक सर, सही ठीक। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे साथ आयोडाइड साल्ट्स आ जाते हैं। सो आयोडाइड साल्ट इनहिबिट ऑर्गेनिफिकेशन एंड थायराइड हार्मोन रिलीज। आयोडाइड साल्ट्स का भी ये काम होता है ये कि ये क्या करता है, इनहिबिट ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन से मुराद ये है कि आयोडीन का टायरोसिन के साथ जो कम्बिनेशन प्रोसेस होता है, जब आयोडीन प्लस टायरोसिन कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे साथ क्या बनता है, T3 और T4 बनते हैं। तो ये आयोडाइड क्या करते हैं, ये आयोडाइड जो है इस आयोडीन और टायरोसिन को कंबाइन नहीं होने देते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो एंजाइम होता है आयोडाइड परऑक्सीडेज उसको स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से ये कंबाइन नहीं होते और इस वजह से हार्मोन रिलीज जो है ये क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा दीज साल्ट्स आल्सो डिक्रीज द साइज एंड वेस्कुलरिटी ऑफ द हाइपरप्लास्टिक थायराइड ग्लैंड। हाइपरप्लास्टिक थायराइड ग्लैंड की जो साइज और वेस्कुलरिटी होती है उसको भी ये क्या कर लेता है, डिक्रीज कर लेता है। हाइपरप्लास्टिक से क्या मुराद है, मतलब थायराइड ग्लैंड ओवर स्टिमुलेशन की वजह से इसकी साइज जो है ये इंक्रीज हो जाती है। तो इन ड्रग्स में ये खसूसियत होती है कि ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये थायराइड ग्लैंड का जो साइज है उसको दोबारा से रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है। आयोडाइड साल्ट्स इनहिबिट द रिलीज एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स। हार्मोन्स की सिक्रीशन के साथ साथ ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन को भी स्टॉप करता है। देयर ऑनसेट एक्शन अकर रैपिडली विद इन 2 to 7 डेज। इसी तरह से इन ड्रग्स के असरात जो है ये 2 से लेकर 7 दिनों के अंदर अंदर शुरू होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दिस इफेक्ट इज ट्रांसिएंट बिकॉज द थायराइड ग्लैंड एस्केप फ्रॉम आयोडाइड ब्लॉक आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट। इसी तरह से जब हम सेवरल वीक ऑफ ट्रीटमेंट दे देते हैं अपने पेशेंट को और फिर छोड़ देते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है ये दोबारा से होने के चांसेस होते हैं, दोबारा से जो है हाइपर सिक्रीशन के होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से ये हमारे साथ क्या है, ये इफेक्ट जो है ट्रांसिएंट इफेक्ट होते हैं। ठीक है सर ये जो आयोडाइड साल्ट है सर, ये टेबल साल्ट है? ये हमारे साथ रेडियो एक्टिव साल्ट होता है, वो आयोडीन 131। सर ये कोई टैबलेट फॉर्म में है या क्या है? अब इसका मुझे पता नहीं है कि ये टैबलेट फॉर्म में होता है या किस फॉर्म में होता है, तो ये फिर आप लोग खुद ही देख लीजिए। लेकिन ये हमारे साथ रेडियो एक्टिव आयोडाइड होता है, आयोडीन 131 आइसोटोप होता है। ये लिक्विड फॉर्म में है मेरे ख्याल से। तो ये इसकी जो क्या कहते हैं डोजेज है उसको फिर आप लोग खुद देख लीजिएगा कि ये किस किस्म के डोजेज में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है। ये क्रिटिकल एरिया में यूज होता है। ठीक ठीक। आयोडाइड साल्ट्स आर यूज इन थायराइड स्टोम। थायराइड स्टोम किसे कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन हो रही होती है थायराइड की, थायराइड हार्मोन की, तो इसको थायराइड स्टोम कहते हैं। ठीक है, सो ये क्या करती है, इस आयोडाइड साल्ट को हम यूज़ करते हैं एंड टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द हाइपर एक्टिव थायराइड। तो ये हमारे साथ वो कंडीशन होता है जब ये हमारे साथ कंट्रोल में नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम अपने
पेशेंट का जो थायराइड ग्लैंड होता है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, मुझे जमाइया आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी कर रहा हूँ। अच्छा जी, द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस ड्रग्स आर लोग्यूल सोल्यूशन। लोग्यूल सोल्यूशन क्या है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है और पहले आया हुआ भी है। लोग्यूल सोल्यूशन ये हमारे साथ जब आयोडीन और पोटाशियम आयोडाइड को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, जिसमें 5% हमारे साथ आयोडीन होता है, 10% पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन में, 10% पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन में हमारे साथ 5% आयोडीन होता है। तो इससे हमारे साथ एक सोल्यूशन बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, लोग्यूल सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सो आयोडाइड साल्ट जो कि हमारे साथ सोडियम, ये क्या है, सोडियम एंड पोटाशियम है, 100 to 300 मिलीग्राम पर डे हम अपने पेशेंट को क्या करते हैं, देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो इससे हम पेशेंट की जो हाइपर सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन्स की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? सर इसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज जैसे what is logule solution, या logule solution is the combination of what। तो लोग्यूल सोल्यूशन आपके पास आयोडीन एंड पोटाशियम आयोडाइड के मिलाप से ही बनता है, जिसमें हमारे साथ 10% पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन में 5% आयोडीन ऐड हुआ होता है, जो कि हम 5 से 10 ड्रॉप्स पर डे के लिहाज से अपने पेशेंट को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये भी क्लियर हो जाती है आपकी कि जो आयोडीन हम अपने पेशेंट को देते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में हम देते हैं, ठीक है। यानी कि सर ये ड्रॉप्स होंगे तो ये पानी में हल करके पीने हैं इस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, एडमिनिस्टर करते हैं, अपने पेशेंट को देते हैं। सही है जी सर। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसकी एक्यूट एडवर्स इफेक्ट, एक्यूट से मुराद ये है कि एकदम से जो असरात आते हैं पेशेंट पर, तो उसमें आपके पास अगर इंडिविजुअल हु आर सेंसिटिव टू आयोडीन, जो कि आयोडीन को सेंसिटिव होते हैं, तो उनमें ये एकदम से असरात जो है वो पैदा कर देती है, जिसमें स्वेलिंग ऑफ द लिप्स एंड आईलिड्स और जो लिप्स है ये स्वेल हो जाते हैं। एंजियोएडिमा ऑफ द लेरिक्स के जो एंजियोएडिमा होते हैं, लेरिक्स के जो वेसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। फीवर, जॉइंट पेन, टीके जॉइंट पेन करना शुरू कर देते हैं, और पेटिशियल हेमरेज जो है ये काज हो जाती है। तो ये इसके एक्यूट एडवर्स इफेक्ट है। अगर क्रॉनिक ओवरडोज की वजह से अगर हम बात करें, और क्रॉनिक ओवरडोज की वजह से एडवर्स इफेक्ट जो काज होते हैं, उसमें म्यूकस में ब्रेन का इन्फ्लेम हो जाना, सिलाइवेशन, बहुत ज़्यादा सिलाइवा का आना मुंह में, ठीक है, इसी तरह से स्नीजिंग, इसी तरह से आईलेट्स का स्वेल हो जाना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का डिस्टर्ब हो जाना, ये क्या है, एडवर्स इफेक्ट में आएंगे, हमारे साथ आयोडाइड के एडवर्स इफेक्ट में आएंगे। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो कि हमारे साथ क्या है, वो आयोडीन 131 है, इस एडमिनिस्टर एज सोडियम साल्ट के तौर पर हम क्या करते हैं, इसको एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि हमारे सोडियम साल्ट होता है, सोडियम होता है। डिजॉल्व इन वाटर एंड टेकन ओरली, ये हम पानी में इसको डिजॉल्व करते हैं, और ओरली पेशेंट ने क्या करना होता है, इसको कंज्यूम करना होता है, लेना होता है। आयोडीन 131 इमिट एक्स रेज एज वेल एज बीटा पार्टिकल, ये एक्स रेज भी इमिट करता है, बीटा पार्टिकल्स भी इमिट करता है, ठीक है, रेज होते हैं ये। Iodide 131 is concentrated by thyroid incorporated in colloid, emits radiation from within the follicles. Beta particles penetrate around 0.5 to 2 millimeter of the tissues. These follicular cells are affected within the undergoes pycnosis and necrosis followed by fibrosis when a large dose is given, ठीक है। कहते हैं कि हमारे साथ जो आयोडाइड 131, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 होता है, तो ये एक्स रेज और बीटा रेज पार्टिकल्स को क्या करता है, इमिट करता है। अब जब हम इसको देते हैं तो ये जब कंसनट्रेटेड होते हैं, ठीक है, इस कंसनट्रेटेड बाय थायराइड के ज़रिए इसको हम कंसनट्रेटेड कर देते हैं, जो फिर जब ये फिर क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन कोलाइड
emits रेडिएशन, और ये फिर क्या करते हैं, रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं, रेडिएशन जो है प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये रेडिएशन जो है हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, हमने जो थायराइड ग्लैंड है उसके स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे साथ फॉलिकल्स होते हैं, पैराफोलिक्यूलर सेल्स होते हैं, इसी तरह से हमारे साथ एक थायरोग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ ख़ास पोर्शन है थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो ये जो रेज एमिट करता है, तो इस रेज की वजह से जो टिश्यूज होते हैं थायराइड ग्लैंड के, वो इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके इफेक्शन की वजह से जो है उसके जो थायराइड हार्मोन सिक्रीशन है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और जो हाइपर थायरॉयडिज्म हुई होती है, ठीक है, तो वो हाइपर सिक्रीशन जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टिश्यूज जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टिश्यूज के डिस्टर्बेंस की वजह से जो सिक्रीशन प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइपर सिक्रीशन जो है उसको क्या किया जाता है, अंडर कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मकदार में दे दें, तो इसकी वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, और फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो जाता है। यूज़ की अगर हम बात करें तो इसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ से कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए 25 to 100 माइक्रो क्यूरीज इन थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए जो है, जब हम थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को डायग्नोस करते हैं, इसकी असेसमेंट करते हैं, तो इसके असेसमेंट के लिए हम 25 से लेकर 100 माइक्रो क्यूरीज के फॉर्म में हम इस आयोडाइड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसी तरह से 3 to 6 मिलीक्यूलर इन टॉक्सिक नोड्यूलर गाइडर, जो टॉक्सिक नोड्यूलर गाइटर होता है उसमें हम 3 से लेकर 6 मिलीक्यूरीज ये आयोडाइड जो है हम यूज़ करते हैं, ग्रेव डिजीज़ में यूज़ करते हैं, और थायराइड कैल्शियम में यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसकी क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म काज कर सकती है। अगर इसको हम बहुत ज़्यादा मकदार में दें तो ये जो हाइपर सिक्रीशन है उसमें को नॉर्मल लाने के बजाय इसको नॉर्मल से डिक्रीज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म काज हो सकता है। क्रॉस इज द प्लेसेंटा, ये जो आयोडाइड है प्लेसेंटा को क्रॉस करने की काबिलियत रखता है, जिसकी वजह से ये फीटल थायराइड ग्लैंड को बुरी तरह से मुतासर कर सकता है। इसके अलावा जो लैक्टेटिंग वमेन होती हैं उनके दूध में जो है ये आ सकता है, और इसी तरह से बेबी में हाइपोथायराइडिज्म जो है काज कर सकती हैं। तो ये इसके क्या है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट है थायराइड हार्मोन के, जो कि आपको पता होना चाहिए। बीटा ब्लॉकर्स, अच्छा जी, ये जो है हम फिर इंशाल्लाह दूसरे क्लास में पढ़ लेंगे। ये 2-3 स्लाइड है।